के ये जो तहरीरी ऑर्डर आखिरी जारी किया गया है, इसमें जज साहब की तरफ से क्या कहा गया? जी, बहुत शुक्रिया तला आपका। देखिए, इसमें अदालत ने क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को लिखा है कि ये प्रोसिक्यूशन को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है और प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि हमने इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल जो है उसको फ्रीज किया हुआ है और वो इस वक्त स्टेट प्रॉपर्टी है और उसमें किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता। और उसमें उन्होंने कहा कि इनके व्लॉग करने पे हमें एतराज़ है, जिसको अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा। इससे पहले आपने देखा कि ओरली अदालत कहती रही कि ये गैर कानूनी है और अब उन्होंने क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को, जो ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर चल रहा है इस वक्त फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के हवाले से जो ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल में उन्होंने प्रीवियस डेट पे क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को लिखा कि प्रोसिक्यूशन का ये एतराज़ है कि ये विदाउट एनी लॉफुल ऑथराइजेशन कंटिन्यूसली व्लॉग अपलोड कर रहे हैं विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जो कि एक जुर्म बनता है, जो कि अनलॉफुल ऑथराइजेशन बनती है। तो सिंपली इसमें अदालत ने फिर इनके जो लीगल टीम है उन्होंने अदालत को ये बावर करवाया कि हम एप्लीकेशन देने ही वाले थे, क्योंकि डकी की तबीयत खराब होगी, वो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे नहीं अपीयर हो सके, जिसकी वजह से हम साइन नहीं करवा सके। तो हमारा ये था कि जैसे ही वो कोर्ट में आएगा तो हम साइन करवा के अदालत में एप्लीकेशन दे देंगे। इस चीज़ को भी अदालत ने मेंशन किया अपने ऑर्डर में कि लीगल टीम ने हमें अश्योर करवाया है कि वो एक इसके लिए परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन देंगे और इसको एक लीगल तरीके से फिर इसको लेकर चलेंगे। रामे साहब, ये तो अभी एप्लीकेशन दी जाएगी। जो अभी तक हो चुका है, जितने वीलॉग्स अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं, अदालत के अंदर ओरली बताया भी गया कि ये वीलॉग जो अपलोड होने का सिलसिला है ये गैर कानूनी। तो अभी तक जो वीलॉग अपलोड हो चुके हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? और जी, इसमें देखिए अभी दो चीजें हैं, दो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। एक तो डक्की की जो लीगल टीम है उनका मौकफ ये है कि ये ओरिजिनल अकाउंट से नहीं, एडिटर अकाउंट से ये कहा जा रहा है। लेकिन अपलोड तो अल्टीमेटली मेन अकाउंट के ऊपर ही हो रहे हैं। जी, आपकी बात दुरुस्त है। अब अदालत का भी ये स्टांस है। डेफिनेटली अदालत के पास डिस्क्रिशन है, अथॉरिटी है, जो उन्होंने कहना होना तो वही है, वही कानून है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि अदालत ने इस चीज को क्लियर कर दिया है। प्रोसिक्यूशन अगर इस हवाले से कोई एप्लीकेशन देना चाहे तो वो दे सकते हैं। इस पे डकी की लीगल टीम के पास ये इख्तियार होगा कि वो उसको कंटेस्ट कर सकते हैं, रिबट कर सकते हैं और अपनी फेवर में कोई पॉइंट देना चाहे वो दे सकते हैं। फिर अल्टीमेटली अदालत जो भी डिसाइड करे, लेकिन जो अदालत का माइंड नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि ये इलीगल है। अच्छा, ड्रामे साहब ये बताइएगा प्लीज कि केस प्रॉपर्टी जो कि स्टेट प्रॉपर्टी होती है उसके साथ छेड़छाड़ करना, ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इस पे दफा कौन सी लगती है? ये क्या जुर्म क्या है? इसकी सजा कितनी हो सकती है? ये भी जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अगर प्रोसिक्यूशन इस चीज को लेके चलती है तो क्या कार्रवाई डकी भाई के खिलाफ इस चीज पे हो सकती है? देखें, बेसिकली छेड़छाड़ तो उसको कंसीडर किया जाता है कि अगर आप वहां से कोई वीडियो डिलीट करते हैं, कोई एविडेंस टैंपर करते हैं, तो फिर तो वो आता है 201 में, शवाहिद मिटाने का, एविडेंस टैंपर करने का। अभी वो सिंपली व्लॉग मादर कोई शुरू अभी वो सिंपल व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। मेरा ख्याल इससे कोई प्रोसिक्यूशन का केस खराब नहीं हो रहा। हाँ, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको लगे कि वो प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस है उसको टेम्पर कर रहे हैं, तो फिर 201 लग सकती है। उसकी वही सजा होती है जो मेन ऑफेंस की होती है। अच्छा, ये बताइएगा प्लीज कि जो जहां तक मेरा नॉलेज है, आप जाहिर बात है कि आपने वकालत पढ़ी हुई है, मैंने वकालत नहीं पढ़ी, लेकिन इन्हीं कोर्ट्स के जो है वो धक्के खाते खाते हमें ये समझ आई है कि ये जो इसके ऊपर दफा जो लगती है किसी भी केस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करने की, अगर मैं गलत नहीं हूं मुझे दुरुस्त कीजिएगा, ये चोरी की दफात से कोई मुमासलत रखती है? नहीं, चोरी की नहीं, ये बेसिकली 406 पे हो सकती है, 409 हो सकती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, कि आपके पास एक चीज अमानत के तौर पर है, जैसे एडिटर आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह की इसमें लग सकती हैं। या इसमें 201 लग सकती है कि आप एविडेंस टैंपर कर रहे हैं। मैं ये लफ्ज कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मेरे मुंह से निकलवा दिया है। तो लेकिन उसके लिए प्रोसिक्यूशन को बहुत ज्यादा एफर्ट करनी होगी, ये उस तरह का केस नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया फयाज रामे साहब की जुबानी। अभी आपने बड़ा तफसीली जाना कि जो डकी भाई की तरफ से जो वीलॉग्स जो अपलोड किए जाते रहे हैं, प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर ये स्टांस जो है वो ले चुकी है और अदालत के अंदर भी जो है
वो इसके ऊपर जो है वो तहरीरी हुक्मनामा के अंदर कहा जा चुका है कि ये एक ऑफेंस है और प्रोसिक्यूशन आगे इसको भी चैलेंज करने का प्लान जो है वो रखती है। जरा दोबारा रामे साहब से जो है वो ये जान लेते हैं कि रामे साहब ये बताइएगा, आखिरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे डकी भाई जो हैं वो इतना अरसा जेल में रहे, अब अगर इनके ऊपर ये इस तरह का कोई भी ऑफेंस लगता है तो वो जो जमानत से पहले उनका जेल में गुजारा हुआ टाइम है, क्या वो उनकी मेन सजा के अंदर काउंट होगा या नहीं होगा? देखिए वो तो कंसीडर होता है डेफिनेटली, जो पीरियड उन्होंने उसमें गुजारा है वो उसमें कंसीडर होता है, लेकिन अभी ये मुझे सजा का केस नहीं लग रहा, ये क्विटल का केस है। ये मैंने पहले भी बात की थी कि प्रोसिक्यूशन, देखें एक सीधी सी बात है, जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो खुद ही बददियानत हो गया, मुलजम बन गया। और मुलजम की गवाही का स्टेटस क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुलजम की गवाही का क्या वैल्यू है? कानून मुलजम की गवाही को नहीं मानता। अब उन्हें बड़े कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस देने होंगे, जो उसके साथ लिंक करने होंगे, अपने बयान को सच्चा साबित करने के लिए भी शहादतें देनी होंगी। अच्छा रावण साहब, यानी कि जो आपने अभी ये बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा आम लोगों को ये समझाइएगा कि अब ये जो मुल्जमान बने हैं ये इस केस में मुल्जमान तो नहीं है, ये एक और केस में मुल्जमान है, तो क्या कानून हर किस्म के मुल्जिम की, चाहे वो किसी भी केस के अंदर मुल्जिम हो, उसकी गवाही के हवाले से जो है वो आंखों में पट्टी आ जाती है? देखें उसको क्रेडिबल कंसीडर नहीं किया जाता। कानून शहादत ऑर्डर का जो सेक्शन आर्टिकल 3 है ना, वो ये कहता है तज़किया शहूद के गवाह पकीज़ा, और पकीज़ा से मुराद ये है कि उसका करैक्टर साफ होना चाहिए, ठीक, झूठी गवाहियां देने वाला ना हो, ठीक है, और झूठी गवाहियां देने वाला ना हो, पैसों के लिए जो है वो इस तरह का ना हो। अब ये उसी केस में ही मुल्जम है, अरूब जतोई इस केस में मुल्जम है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन पे ये मुल्जम बन गए, वो मुद्दई बन गई। करप्शन के केस में उसने इसी केस में वो एप्लीकेशन दी, इनके ऊपर पर्चा हो गया, पर्चे में करप्शन प्रूव होगी, अदारे ने इनसे इस्तीफे ले लिए। अब जिस बंदे को उसके इदारे ने भी निकाल दिया है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ स्टैंड करती है? उसकी जो इन्वेस्टिगेशन उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? अगर इसको मैं वन लाइन में कंसीडर करूं तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो इस वक्त मुल्जम बन चुका है, और उसको मुल्जम बनाया इस केस के मुल्जम ने। जो मुल्जम था वो मुद्दई बन गया, रूब जो थी वो मुद्दई बन गई, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो मुल्जम बन गया। तो अब ये जो चीज़ है ये इस केस को बड़ा बैडली हिट कर रही है प्रोसिक्यूशन के लिए, और ये सारी चीज़ें डग्गी की फेवर में जाते हैं। इसमें जब जिरा के ऊपर एक ही सवाल होना है कि आपसे इदारे ने इस्तीफा ले लिया है, ये इस्तीफा आपका किस लिए लिया है? इसीलिए लिया है ना कि आप उस नौकरी के अहल नहीं रहे, आपको जो अमानत के तौर पर ओहदा दिया गया था, आपने उसने खयानत की, आपने पैसे लिए, मनी एक्सटॉर्ट की, करप्शन प्रूव होगी, ठीक है। अभी अदालत केस चल रहा है, उस हवाले से सिंपल मैं यही कहूंगा कि ये केस बहुत वीक फुटिंग पे है। अब उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपनी इन्वेस्टिगेशन सच्ची साबित करने के लिए भी शहादतें देनी होंगी कि अगर मैंने ये चीज की है तो उसके लिए मेरे पास ये एविडेंस है, फिर उसका बयान माना जा सकता है, अदरवाइज कोई उसकी वैल्यू नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी। अभी फयाज रामे साहब की जुबानी आपने बड़ा तफसीलन जाना है कि इसके अंदर अभी आगे और भी बहुत सारे ट्विस्ट आना बाकी हैं, क्योंकि जैसे कि अभी फयाज रामे साहब बता रहे थे कि अब इस केस के अंदर जो कि मुद्दई थे, जो गवाह थे, सरकारी गवाह, वो भी एक और केस में मुल्जिमान बन चुके हैं, तो उनकी गवाही जो है वो भी काफी ज्यादा मशकूक हो गई है। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।